स्वागत है आप सभी का स्टडी एकेडमिक्स में। ठीक है। डर तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग डर के रुक जाते हैं, कुछ लोग डर के बावजूद भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो लोग आगे बढ़ते हैं वो तो अपना काम कर लेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल जो है कि अब जो आखिरी समय चल रहा है आप लोगों का, आखिरी समय कहने का मतलब ये है कि बस अब कुछ ही समय बचे हुए हैं। अब इसमें जो है कि चीज़ों को बहुत तेज़ी से रिवाइज करना ही है। तो आइए रिवाइज करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है हेरेडिटी है, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन है। हेरेडिटी और इवोल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। हेरेडिटी और इवोल्यूशन में हेरेडिटी क्या होता है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जितनी भी स्पेसीज़ हैं अर्थ पे, जितनी भी स्पेसीज़ हैं वो क्या करती हैं, अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं। तो हर एक जो यंग वंस होता है, पेरेंट जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट से बिल्कुल भी मिलते जुलते हैं। मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, लेकिन मिलते जुलते हैं। मतलब उनकी प्रॉपर्टी जो है या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैच करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मैच होना, ये जो मैच हो रहा है, उसी चीज़ों के बारे में हम, जो कैरेक्टरिस्टिक्स का मैच क्यों हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हम कहाँ पढ़ते हैं, हेरिडिटी के चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल मीन्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक, ऑफ स्प्रिंग मतलब वही बच्चे। ठीक, बाई अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं और नए ऑफ स्प्रिंग को जनरेट करते हैं। और ये जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं ये सिमिलर होते हैं टू देयर पेरेंट, अपने पेरेंट के। ठीक है। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट इज सिमिलर टू देयर पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ना होने का मतलब एग्जैक्ट उनकी फ़ोटो कॉपी नहीं होती, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करता है। जैसे पेरेंट के पास जो है कि हेयर का प्रेजेंस और आई का प्रेजेंस और नोज का प्रेजेंस, लिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें प्रेजेंट है, वो ऑफ स्प्रिंग के पास भी सेम वो सारे करेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिकल ना होने का मतलब एग्जैक्ट उनका क्लोन ना होगा। ठीक है। क्लोन नहीं होगा, बाकी सारे जैसे कैरेक्टर वगैरह सब कुछ मैच कर रहे हैं। ठीक है। अब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन, किसका ट्रांसमिशन हो रहा है, कैरेक्टर का। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर के ट्रांसमिशन की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अब कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो कहाँ रहा है, कैरेक्टर का ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है, पेरेंट से प्रोजनी के अंदर, पेरेंट से प्रोजनी के अंदर। और पेरेंट से प्रोजनी, पेरेंट से जब प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है, मेनली अगर देखा जाए, ये कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो दिखाई देते हैं हमें ऑर्गेनिज्म, वो तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो पास करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शन की बात कर लें, मेल और फीमेल पेरेंटल बॉडी, मेल और फीमेल पेरेंटल बॉडी सबसे पहले क्या करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे। ठीक है। और ये जो गैमेट होते हैं ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड कहने का मतलब क्या होता है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में, गैमेट सेल्स में। ठीक है। ये जब गैमेट फ्यूज करते हैं तो इनके फ्यूजन से बनता है जाइगोट, इनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n या डिप्लॉयड होता है। ठीक है। यही जाइगोट डेवलप करता है, यही जाइगोट डेवलप करता और न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू यंग वंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे गैमेट्स जो है कि मेल पार्टनर से भी आ रहा है, फीमेल पार्टनर से भी आ रहा है, दोनों जगह से गैमेट्स का
मिक्स हो रहा है, ठीक है, ये इंटरमिक्सिंग हो रही है जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैरेक्टर कुछ जो है मेल पेरेंट से आते हैं, कैरेक्टर कुछ फीमेल पेरेंट से आते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोजनी होता है वो क्या होता है, जो प्रोजनी होता है एग्जैक्ट सेम ना हो करके वो क्या होता है, एक दूसरे के जैसा सिमिलर बस होता है, ठीक है, क्लोनिंग की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने इंट्रोडक्शन पूरा कवर किया कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। इसी प्रोसेस को या इसी मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो एक दूसरे से मतलब पेरेंट और प्रोजनी के अंदर क्या है कि ये पेरेंट और प्रोजनी एक दूसरे के क्लोन नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, बस उनके अंदर कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हुआ है, वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है कि वो एक दूसरे से वेराइट कर रहे हैं या उनके अंदर वेरिएशन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि वेरिएशन एक्यूमुलेट होने लगता है। जैसे क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये मेल पेरेंट बॉडी और ये फीमेल पेरेंट बॉडी, इनके ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ये ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब फर्दर ये जो ऑफ स्प्रिंग है इनका रिप्रोडक्शन होगा तो हमारे पास नई जनरेशन बनेगी, ठीक है। इनका जो है फीमेल पेरेंट से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, नई ऑफ स्प्रिंग बन रही है, ऐसे करके इनका रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और ये क्या करेंगे, नई ऑफ स्प्रिंग को फॉर्म करते जाएंगे, ठीक है, नई ऑफ स्प्रिंग बनते जा रहा है। तो हमें एक सीक्वेंस में कैरेक्टर का एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है, जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो रहा है, अलग अलग कैरेक्टर एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, ठीक है। और एक समय के बाद ये जो हमारे पास ये जो ऑफ स्प्रिंग होंगे ये क्या होंगे, ये फर्स्ट जनरेशन या स्टार्टिंग के जो पेरेंटल मेंबर होंगे इनसे पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ये बात अगर नहीं समझ में आती तो हम अपने घरों में जनरेशन को कंपेयर कर सकते हैं कि पहले के लोग किस तरीके से थे, फिर धीरे 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 एक्यूमुलेशन जब क्या होता है कि हमारे पास जो फैमिली मेंबर होते हैं हम देखते हैं कि मम्मी जो है कहीं आ रही हैं, पिताजी जो है कहीं और से, ठीक है। तो इन दोनों के मीटिंग से क्या होता है कि जो हमारे पास एक्यूमुलेशन अलग अलग फैमिली के कैरेक्टर क्या होते हैं, इंटरमिक्स होने लगते हैं। फर्दर जो कि उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चों की शादियां जो होती हैं अलग तरीके से। तो ऐसे करके धीरे 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 जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, कैरेक्टर का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो इसी बात को समझ रहे थे हम लोग, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो जब रिप्रोडक्शन जनरेशन टू जनरेशन जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो उस दौरान क्या होता है कि वेरिएशन आते जाते हैं और वो वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होने लगते हैं। यही बात हमें समझनी थी, ठीक है। तो वेरिएशन डिफरेंस इन अ कैरेक्टर और ट्रेट अमॉन्ग द पेरेंट एंड देयर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कि पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और ये क्या होता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये जो वेरिएशन है वो क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। और एक समय ऐसा होता है स्टार्टिंग के मेंबर और जो लास्ट के मेंबर होंगे उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज प्रोड्यूस during asexual reproduction while the number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction। यहाँ पे ये स्टेटमेंट बता रहा है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस कम होते हैं, ना के बराबर, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होता है कि मेल और फीमेल पेरेंट मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाई पेरेंटल होता है, इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों पेरेंट के गैमेट्स आते हैं। और ये जो दोनों पेरेंट के गैमेट हैं ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं और अलग अलग फैमिली से बिलोंग होने की वजह से क्या होता है कि ये वेरिएशन को कॉज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन आसानी से देखने के लिए मिलता है। यही बात जो है कि हम तब से समझा रहे थे। जो फैमिली के मेंबर को भी हमने कंपेयर किया कि मम्मी कहीं से आ रही है, पिताजी कहीं से आ रहे हैं, और जब इन लोग की मीटिंग होती है तो नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है और ये नए कैरेक्टर एक तरीके से पेरेंट को प्रोजनी से डिफरेंस कराते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। क्या वेरिएशन अगर ना होता तो क्या चीज़ें सही होती? नहीं, वेरिएशन होना ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर है। वेरिएशन भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे डेली रूटीन के हिसाब से जो भी, या हम बोल दें कि हमारा जो बाहरी एक्सटर्नल जो क्लाइमेटिक फैक्टर है ये चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो इससे हम रिलेट करके एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर बदलाव आ रहा है तो प्रोजनी के अंदर भी क्षमता होनी चाहिए उस क्लाइमेटिक कंडीशन को अडाप्ट करने की। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन को अडाप्ट करने की क्षमता अगर नहीं है तो वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और ये जो अडाप्टेशन की प्रॉपर्टी है ये कहाँ से आएगी, वेरिएशन की वजह से आएगी। और वेरिएशन जो है मेनली परफॉर्म कहाँ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, अब ये तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वेरिएशन जो है कि ज़रूरी है। देखिए, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन किस तरह का है, वेरिएशन का नेचर जो है अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ स्पेसीज कैन हैव डिफरेंट एडवांटेज, मतलब अलग अलग स्पेसीज के पास इस वेरिएशन के अलग अलग एडवांटेज होते हैं। जैसे बैक्टीरिया दैट कैन विथ स्टैंड विथ हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। ठीक है, जो बैक्टीरिया हीट वेव को क्या कर सकता है, हीट में सर्वाइव कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, वो हीट वेव को आसानी से क्या कर पाएगा, झेल पाएगा। ठीक है, अब मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पेसीज इज दैट इंक्रीज द चांस ऑफ इट सर्वाइवल। मेनली हमने क्या बताया कि जो वेरिएशन क्या काज करता है, एडाप्टेशन कराता है, और एडाप्टेशन से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि मेन एडवांटेज वेरिएशन से मेन एडवांटेज ये है कि स्पेसीज या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म आसानी से सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, और हमने हेरिडिटी को तो देखा, हेरिडिटी क्या है, वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, और कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में किस प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, रिप्रोडक्शन का होता है। ठीक है, अब जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं इन्हीं कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर को ही हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रेट है, ठीक है, हमारे पास ये जो ट्रेट है ये दो तरह के हो सकते हैं, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, एक्वायर्ड करना मतलब क्या है कि जो चलती फिरती जो ज़िंदगी है उसमें हम जो चीज़ों को एक्वायर कर ले या ले लें। ठीक है, अब एक जो है कि हमें बर्थ से, तो इनहेरिट ट्रेट हमें कहाँ मिलता है, बाई बर्थ। हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, बाई बर्थ। जो हमारे पूर्वजों से जो हमारे कैरेक्टर मिल रहे हैं वो क्या है, बाई बर्थ जो कैरेक्टर मिल रहे हैं वो इनहेरिट है। ठीक है, वो कहाँ से, वो क्या रहे हैं, वो पेरेंट्स से प्रोजनी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं कि जो हमें हमारे जो दैनिक जीवन के दौरान, जो हमारा जो दिनचर्या है उसके दौरान जो हम कैरेक्टर को अपनाते हैं वो क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक्वायर्ड और इनहेरिट ट्रेट के बारे में। ट्रेट दैट आर रिसीव फ्रॉम पेरेंट आर कॉल्ड इनहेरिट ट्रेट। सीधी सी बात है कि जो ट्रेट हम पेरेंटल बॉडी से अचीव कर रहे हैं या पा रहे हैं, एक्वायर्ड कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, बाई बर्थ, ठीक, तो वो कैरेक्टर को ही हम क्या कहते हैं, इनहेरिट ट्रेट कहते हैं। और ये क्या होते हैं, पास होते हैं, मतलब ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, ऑफ स्प्रिंग से नेक्स्ट जनरेशन में भी क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, दे अकर ड्यू टू चेंज इन अ डीएनए। ठीक है, क्या हो रहा है कि ये कैसे आ रहे हैं, डीएनए की प्रोसेस, मतलब डीएनए पे ये सारे कैरेक्टर पड़े होते हैं और पेरेंट से प्रोजेनी में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। उसी डीएनए के दौरान ये क्या हो जाते हैं, इनहेरिट होके चले जाते हैं। ठीक है, अब इनहेरिटेंस जो ये कैरेक्टर है, इनहेरिट ट्रेट है, ये क्या कराते हैं, इन्हीं की वजह से इवोल्यूशन होता है। ये धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होने लगता है कैरेक्टर का, और ये कैरेक्टर इवोल्यूट हो जाते हैं, स्पीसीज को इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया नोज शेप जो है पेरेंट के कंपोजिशन अगर देखे जाए मेल फीमेल पार्टनर के, तो उसके हिसाब से जो है कि ऑफ स्प्रिंग के नोज शेप जो है कि उनके पेरेंटल बॉडी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेट की बात करते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट कहाँ, मतलब जो हम लाइफ टाइम, जो हम लाइफ स्पैन अपना जो पास कर रहे हैं उसके दौरान जो ट्रेट हम एक्वायर कर रहे हैं वो ट्रेट को ही क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते हैं, इनका कोई डीएनए में इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टर डीएनए से रिलेट करते नहीं, ये कैरेक्टर जो है डीएनए पे नहीं रहते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से कोई इवोल्यूशन वगैरह नहीं होता। जैसे लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कहीं किसी एरिया में जा रहे हैं, उस एरिया की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको अगर हम सीख ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे जीन में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ये जो ट्रेट है ये किस तरीके से इनहेरिट करते हैं इसको बताने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट है, मेंडल। ठीक है, मेंडल की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है इस पूरे चैप्टर में, हमें लगता है कि मेंडल के बारे में अधिक पढ़ना है। ठीक है, तो मेंडल, उनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। ठीक है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते थे, और ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी की थी इनहेरिटेंस के पैटर्न पे। ठीक है, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए इस ऑर्गेनिज्म या फिर जिस प्लांट को यूज किया था उसका नाम क्या है, पाइसम सटाइवम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्डन पी। ठीक है, मेंडल ने मेनली जो है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसिडर किए थे, जिसके बेस पे उन्होंने अपना पूरा इनहेरिटेंस का पैटर्न बताया था। ठीक है, और ये क्या थे,
टॉल और शॉर्ट प्लांट हाइट हो गया, राउंड और रिंकल्ड सीड शेप हो गए, येलो एंड ग्रीन सीड कलर हो गए और भी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म। जेनेटिक्स में जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, फैक्टर और जीन, ठीक है। फैक्टर और जीन क्या होता है कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट है, डीएनए का फ्रेगमेंट जो ये फ्रेगमेंट किसी अगर कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है तो इस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, डीएनए के इस पार्ट या फ्रेगमेंट को ही जीन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन या फैक्टर, फैक्टर जो है कि मेंडल ने कहा था फर्दर इसी फैक्टर शब्द को ही, फैक्टर वर्ड को ही जीन बाद में बताया गया, ठीक है। तो जीन है क्या, ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है या टुकड़ा है जो डिसाइड करता है किसी न किसी कैरेक्टर को, ठीक है। तो इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जीन आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए, ठीक है। इसको कैपिटल लेटर ए से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो कैपिटल लेटर ए है ये बताता क्या है, मतलब ये डोमिनेटिंग जीन है। अगर जो है कि स्मॉल लेटर से अगर हम जीन को डिनोट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बताएगा कि ये जो जीन है ये कैसा है, रिसेसिव है, ठीक है। तो हमारे पास जीन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर से जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो डोमिनेटिंग जीन, और अगर जो है स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं तो वो हमारा रिसेसिव जीन। और एलील क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, जीन का ही एक अल्टरनेट फॉर्म होता है। जैसे एक टॉल हो गया, टॉल के लिए जो है जीन हो गया कैपिटल टी, और स्मॉल के लिए हो गया हमारे पास जो है स्मॉल टी, ठीक है। तो अब क्या है कि ये दोनों अल्टरनेट फॉर्म है, हाइट के ही दोनों जीन क्या है, हाइट के हैं लेकिन एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म, एक टॉल है एक शॉर्ट है, ठीक है। तो दोनों जीन, ये दोनों जीन के फॉर्म को हम क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे क्या है, ये दोनों क्या है, एलील है। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या है, दोनों एलील हैं, ठीक है। अब डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, ठीक है। जो एलील खुद को अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, एलोन मतलब अकेले ही खुद को एक्सप्रेस कर सके, ठीक। डोमिनेटिंग एलील क्या है, एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव एलील, ठीक है। कि रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक है, रिसेसिव एलील हो या ना हो, और जो डोमिनेटिंग एलील होता है वो क्या करता है, खुद को अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो मतलब क्या है, डोमिनेटिंग एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, बिना रिसेसिव के, या फिर रिसेसिव हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस एलील को हम क्या कहते हैं, डोमिनेटिंग एलील। तो मतलब कि वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कैपेबल है, उस एलील को ही हम क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग एलील, ठीक है। और रिसेसिव एलील क्या है कि वो एलील जो क्या करे, रिसेसिव एलील की सहायता, मतलब दूसरे रिसेसिव एलील की सहायता से खुद को एक्सप्रेस कर पाए, वो एलील क्या है, रेसेसिव एलील होता है, ठीक है। रेसेसिव एलील इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, या फिर सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जब डोमिनेंट एलील नहीं होगा तब जा डोमिनेंट एलील के एब्सेंस में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसी एलील को हम क्या कहते हैं, रेसेसिव एलील कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत बार, तो सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग एलील जब एब्सेंट हो तब जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो रिसेसिव है, और रिसेसिव हो या ना हो जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो क्या हो जाएगा, डोमिनेटिंग एलील हो जाएगा, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कंपोजिशन, जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। फिनोटाइप क्या होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म का जो विजिबल हो पा रहा है उसी कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जैसे बाहर से पौधा हमें टॉल दिख रहा है या शॉर्ट दिख रहा है, ये इसका क्या है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। अब जीनोटाइपिक कैरेक्टर की उस पौधे के अंदर उसका जीन का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। अब होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास आइडेंटिकल एलील है तो वो जो ऑर्गेनिज्म वो कैसा, होमोजाइगस है। अगर उसके पास कंट्रास्टिंग एलील है तो कैसा है, हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे हमें होमोजाइगस, ये सेम रिसेसिव एलील, ये डोमिनेटिंग एलील, और यहाँ कैपिटल और स्मॉल टी, मतलब एक दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक टर्म है जिसको हमें ध्यान देना है, ठीक। और इसके बाद बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जब हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हमने बताया था कि मेंडल ने 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसीडर किए थे। 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में जब हम किसी एक कैरेक्टर को ले करके किसी एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो इस तरह से जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, किसी एक कैरेक्टर को ले चलते हैं, उसी कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं, तो इस तरह के क्रॉस को क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड। तो
जब हम लोग एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास उस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। ठीक है, अब जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, उन्होंने एक प्योरली, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ट्रू ब्रीडिंग टाल पी प्लांट लिया था, और एक जो है पूरी तरीके से प्योर शॉर्ट प्लांट लिया था। ठीक है, उनके बीच में क्रॉस कराया था। यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, हाइट। ठीक है, हाइट, टॉल और शॉर्ट। ठीक है, और जब उन्होंने क्रॉस कराया, द प्लांट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट द क्रॉस रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट फिलियल ऑफ F1 जनरेशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। ठीक, तो जितने भी जब जब मेंडल ने कैपिटल टी पूरी तरीके से टॉल और पूरी तरीके से शॉर्ट के बीच में जब क्रॉस कराया, तो यहाँ पे जितने भी प्रोजिनी के मेंबर हुए, ये सभी के सभी क्या हो गए, टॉल हो गए। ठीक है, दिखने में कैसे थे, टॉल थे, लेकिन ये कैसे थे, हेट्रोजाइगस टॉल थे। मतलब क्या था, इनके अंदर कॉम्बिनेशन हो गया था। ठीक है, अब ऑल F1 प्लांट वर टॉल। जितने भी फर्स्ट जनरेशन, ये क्या है, ये F1 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन की पूरी मेंबर क्या है, टॉल है, सभी के सभी क्या है, टॉल हैं। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने कराया, किसके बीच में, प्योरली टॉल और प्योरली डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में सभी सभी क्या मिले, टॉल मिले। ठीक है, सभी के सभी क्या मिले, टॉल मिले। ठीक है, अब फर्दर इन्हीं का, ठीक है, क्रॉस करा, इनकी सेल्फिंग करा दी। ठीक है, मतलब F1 जनरेशन के बीच में जब सेल्फिंग हुई तो हमारे पास कुछ अलग ही रिजल्ट मिला। हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास 75% जो है कि टॉल मिले और 25% क्या मिले, शॉर्ट मिले। तो जो जब सेल्फिंग कराते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट जो है इस तरीके के प्रोड्यूस हुए। और इसमें जो है कि ये वाला पार्ट क्या था, पूरी तरीके से डॉर्फ था, मतलब 25% डॉर्फ था, बाकी ये सभी दिखने में कैसे थे, टॉल थे, लेकिन इनके जीनोटिपिक रेशियो क्या थे, डिफरेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इनके रेशियो जो है कि हम देख सकते हैं कि इनका जो फिनोटिपिक दिखने में, ये क्या है, दिखने में 3 क्या है, टॉल है और 1 डॉर्फ है, तो ये इनका कौन सा रेशियो हो गया, फिनोटिपिक रेशियो हो गया। ठीक है, लेकिन अगर जीन लेवल पे बात करें तो हमारे पास जेनेटिक जो जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरी तरीके से होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन दिख रही है। ये होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ये डॉफ, और ये बीच में हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये कंडीशन दिख रही है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं सेल पॉलिनेशन की बात, अगर समझ में आ गई हो तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास पूरा का पूरा गैमेट के तौर पर रिप्रेजेंटेशन। ये कैपिटल टी हमेशा जो गैमेट देते हैं वो क्या देते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी देंगे। ठीक है, क्योंकि ये होमोजाइगस थे, यहाँ से यही चांसेस बनते हैं। और जो शॉर्ट होता है ये क्या देता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इनका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सभी के सभी फर्स्ट जनरेशन में क्या दिख रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन में सभी के सभी टॉल दिख रहे हैं। ठीक है, और सबका जो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, सेम है, क्योंकि सभी दिखने में टॉल है, लेकिन जीनोटिपिक रेशियो क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस, ठीक है, दिख रहे हैं हमें। और जैसे ही इनकी सेल्फिंग कराते हैं, टॉल और टॉल के F1 जनरेशन के बीच में जब सेल्फिंग करा रहे हैं, तो हमारे पास गैमेट 2 तरह के बनेंगे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमने कैपिटल टी यहाँ लिखा और स्मॉल टी यहाँ लिखा, और इसके कैपिटल टी स्मॉल टी को जब लिखा तो हमारे पास इस तरीके के कुछ फॉर्मेशन हुए। ठीक है, F2 जनरेशन में पूरी तरीके से टॉल ही थे। टॉल जो हमारे पास 3 मेंबर बने और एक पूरी तरीके से शॉर्ट बना, लेकिन 2 के जीनोटिपिक रेशियो क्या है, सेम है, और 2 के जीनोटिपिक रेशियो क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये हमारे पास जीनोटिपिक 3 टॉल और 1 शॉर्ट, 3:1, और फिनोटिपिक रेशियो क्या, और जीनोटिपिक रेशियो, एक टॉल, कैसा टॉल, होमोजाइगस टॉल, और 2 हेट्रोजाइगस टॉल है, और एक जो है पूरी तरीके से शॉर्ट है। ठीक है, रिसेसिव। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन यहाँ दिख रही है। तो ये रहा हमारा जीनोटिपिक रेशियो। ये रेशियो वगैरह से क्वेश्चनिंग बनती है, ये समझ में आया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम क्या कर लें, कंसिडर कर लें 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, तो इस तरह के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, और मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, राउंड और येलो सीड्स लिए और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स लिए। ठीक है,
रिंकल और ग्रीन सीड्स। उन्होंने F1 जनरेशन में ऑब्जर्व किया कि सभी पी प्लांट के पास क्या थे, राउंड और येलो सीड्स। मतलब उनको क्या दिखा कि फर्स्ट जब भी वो क्रॉस कराते थे तो F1 जनरेशन में उनको जितने भी डोमिनेटिंग एलील थे, उनको डोमिनेटिंग एलील क्या दिखाई दे रहे थे, इफेक्टिव दिखाई दे रहे थे। मतलब कि जो कैरेक्टर या जो एलील इफेक्टिव होगा वो F1 जनरेशन में वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे राउंड वाला जो कैरेक्टर है ये क्या था, डोमिनेटिंग था, और येलो वाला जो सीड का कलर था ये कैसा था, डोमिनेटिंग था। तो F1 जनरेशन में क्या थे, इफेक्टिव कौन थे, राउंड और येलो थे। फर्दर जब इनकी सेल्फिंग कराएंगे, इसके आगे जो है ठीक है, यहाँ पे ऑन सेल्फिंग F1 जनरेशन ये रहा हमारे पास एक गैमेट के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास राउंड और येलो, राउंड और येलो ये दिख रहे हैं हमारे पास। ये कैसे हैं, डोमिनेंट एलील हैं। ये एलील क्या है, डोमिनेंट है। ये एलील कैसे हैं, रिसेसिव। और ये एलील कैसे हैं, रिसेसिव हैं। ठीक है, तो इनका जो F1 जनरेशन कुछ ये बनेगा, सभी के सभी राउंड और येलो दिख रहे हैं, सभी के सभी राउंड और येलो दिख रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जब इनकी सेल्फिंग करा रहे हैं इनके बीच में, तो हमारे पास गैमेट्स जो है 4 तरह के गैमेट्स यहाँ से बन रहे हैं, 4 तरह के गैमेट्स यहाँ से बन रहे हैं। और जब इनका हम क्या कराते हैं, इन गैमेट के थ्रू, ठीक है, अभी फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि जैसे ही हम क्या कराते हैं, F1 जनरेशन का सेल्फिंग कराते हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के जो है कि गैमेट्स के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से हमारे पास प्रोजनी भी अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है F2 जनरेशन में राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन, ये हमारे पास अलग अलग तरह के फॉर्म हो जाते हैं, क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेशियो दिखता है 9:3:1 का रेशियो। अभी इस 9:3:1 रेशियो को समझाते हैं आगे पनेट स्क्वायर से। ठीक है, ये रहा हमारे पास कि हमारे पास ये 4 गैमेट्स इधर बन गए एक साइड के, और ये बन गए 4 एक साइड के। ठीक है, अब जब हम इनको क्रॉस कराते हैं, इनके क्रॉसिंग से जो है कि हमारे पास ये तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये दिख रहा है राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, यहाँ राउंड येलो, फिर राउंड ग्रीन दिख रहा है, राउंड येलो, फिर यहाँ जब हम कंपेयर करेंगे तो राउंड और येलो के कितने हो गए, 9 बने, राउंड और ग्रीन के 3 बने, रिंकल्ड और येलो के 3 बने, रिंकल्ड और ग्रीन के कितने बने, 1 बने। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है ये हमारा इनका क्या हो गया, फिनोटिपिक रेशियो तैयार हो गया। फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, पनेट स्क्वायर। हम पनेट स्क्वायर को किसके थ्रू बनाते हैं, गैमेट्स के थ्रू। जितने गैमेट्स तैयार हो रहे हैं, गैमेट्स को एक एक्स और एक वाई एक्सिस पे अगर रख के इनका क्रॉसिंग करा दें तो हमारे पास ये पनेट स्क्वायर के गैमेट्स जो है बन सकते हैं। इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ये बहुत आराम से पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। तो ये चीज़ों को बस हमें देखते हुए, ये सारी चीज़ें बस हम देखेंगे, तुरंत हमें याद आ जाएंगी कि हमने इन चीज़ों को पढ़ चुका है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। अब मेंडल ने जब अपनी पैटर्न को स्टडी किया, मतलब ये जो इनहेरिटेंस के पैटर्न को जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें जो है कि हर जगह सिमिलर पाई जा रही थी। उसके बेस पे मेंडल ने कुछ लॉज दिए थे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 तरह के लॉ थे। बाद में ये लॉ जब मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई तो इसमें से कुछ लॉ को बस प्रिंसिपल के तौर पे बता के छोड़ दिया गया था, जो कि कई जगह पे जो है कि बहुत सारे एक्सेप्शन वगैरह पाए जाते, जिसकी वजह से इनको हटाया गया था। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट हेट्रोजाइगोट, ठीक है, वन ट्रेट विद कॉन्सिल इट द प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रेट। मतलब क्या है कि जो हमारे पास डोमिनेंट एलील होता है, सीधे से ऐसे अगर नहीं समझ में आता कि डोमिनेंट एलील क्या करता है, रिसेसिव के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। डोमिनेंट एलील क्या करता है, रिसेसिव के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। और सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि जब भी हम क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में, तो जो फर्स्ट प्रोजनी होगी उसमें जो है कि डोमिनेंट एलील ही इफेक्टिव होगा। यही क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं कि व्हेन वन ऑर्गेनिज्म मेक गैमेट, ईच गैमेट रिसीव जस्ट 1 जीन कॉपी।
विच इज़ रैंडमली, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये टॉल है, तो यहाँ से ये टॉल कैसा है, हेट्रोजाइगस टॉल है, तो ये जब गैमेट का फॉर्मेशन करेगा तो इसके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। मतलब क्या है कि ये गैमेट जो है कि एक समय के लिए साथ हैं, जैसे ही ये अलग होंगे तो ये अपने आप को खुद को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट, मतलब ये अलग हो सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। और जब ये अलग होंगे ये अपने आप को खुद को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो है टॉल के साथ रहा तो इनके अंदर जो है कि ब्लेंडिंग्स हो गई या फिर ये टॉल के कैरेक्टर शो होने लगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या है ये लॉ को हम समझ सकते हैं कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मेक गैमेट, ईच गैमेट रिसीव जस्ट वन जीन कॉपी, ठीक है। क्या होता है कि हर एक गैमेट में जीन की बस एक ही कॉपी जाएगी, ठीक है, जीन की बस एक ही कॉपी जाएगी, और वो जो जीन की कॉपी है उस जीन की कॉपी में कोई ब्लेंडिंग्स नहीं होंगी, मतलब जिस जीन के साथ वो रहा हुआ है, ठीक है, वो जिस जीन के साथ पहले से प्रेजेंट था उस जीन के कोई भी कैरेक्टर उसके अंदर ब्लेंड नहीं करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये इसका दूसरा नाम भी होता है प्योरिटी ऑफ गैमेट, कि ये जीन जो अलग हुआ, मतलब जब भी गैमेट बन रहा है तो इसके पास जो एक जीन आ रहा है, ये जीन अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सीधे से हमें क्या समझना है कि जब भी हम डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस करा रहे हैं तो जो फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट एलील ही इफेक्टिव होगा, यही बात उन्होंने बताई थी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम दो कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर जो है कि एक दूसरे से बंधा पड़ा है, ये कैरेक्टर क्या है, फ्री है, ये कैरेक्टर किसी के साथ जा सकते हैं। जैसे राउंड और रिंकल पीछे ही देखा था हमने, ग्रीन और रिंकल्ड की बात, और राउंड और येलो की बात हमने। तो राउंड जो है ग्रीन के साथ भी जा रहा था और रिंकल्ड जो है येलो के साथ भी जा रहा था। मतलब वही चीज़ कहा गया कि यहाँ पे कैरेक्टर, मतलब डीएनए के अंदर जो भी कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो बंधे पड़े नहीं हैं, वो कैरेक्टर जो है किसी के साथ असॉर्ट करके जा सकते हैं, मतलब फ्री हैं जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जिस पेरेंट के पास वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, वो कैरेक्टर सिर्फ उसी पेरेंट में प्रेजेंट होंगे, या उन्हीं के साथ जो भी उनके साथ जो कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, जब भी जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो कैरेक्टर फ्री हैं, उसमें से कुछ कैरेक्टर जो है ट्रांसफर हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, दूसरे कैरेक्टर के साथ जुड़ करके नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यही होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे क्या है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट द एलील ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन गेट सॉर्टेड इनटू गैमेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर के जो जीन वगैरह हैं ये क्या कर सकते हैं, जब इनके गैमेट बनाने हैं तो ये गैमेट बनाते समय ये जो जीन है एक दूसरे के साथ असॉर्ट करके नए कैरेक्टर या नए तरीके का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा है, इन्हीं चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। अब ये ट्रेट कैसे एक्सप्रेस होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन जो होता है पेरेंट्स से प्रोजनी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू होता है। तो वहाँ थोड़ा सा हम वहाँ से थोड़ी सी चीज़ों को हम कलेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ कैसे होता था। कि वहाँ पे हमने देखा था, हम देखे थे कि हमारे पास मेल होते थे, मेल और क्या होते थे, फीमेल, मेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल से गैमेट बनते थे और फीमेल से गैमेट बनते थे, ठीक है। अभी जो गैमेट सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, न्यूक्लियस इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए का प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक तरीके के क्या है, सेल्स है, और सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये बात अगर समझ में आ रही है तो डीएनए के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन। और जब ये गैमेट सॉर्ट आउट होते हैं तो ये दोनों एन और एन मिक्स होते हैं। मतलब क्या बनता है यहाँ पे, 2n का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि डीएनए आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो नई प्रोजनी के अंदर मदर और फादर दोनों के जीन क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। और उसमें से जो इफेक्टिव जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसके कैरेक्टर क्या होंगे, शो होंगे। इसी तरीके से तो इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू हम कैसे जीन जो है कैसे कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, इसी के बारे में। जो सेलुलर डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन अ सेल। अब क्या होता है, एक चीज़ और हम बता देते हैं।
एक बात और कि ये जो डीएनए है या जीन है, ठीक है, डीएनए या जीन है, ये जो जीन जीन के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। इस जीन के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। इस जीन के अंदर क्या पड़ी होती है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड, टू फॉर्म प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन की जो है कि इन्फॉर्मेशन होती है। और यही प्रोटीन जो है कैरेक्टर को फॉर्म करते हैं। यही प्रोटीन क्या कराते हैं, कैरेक्टर को फॉर्म कराते हैं, अलग अलग कैरेक्टर के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के ऊपर होते हैं जीन, जीन के अंदर होती है इन्फॉर्मेशन। और यही इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है, प्रोटीन के फॉर्मेशन से। और ये प्रोटीन क्या करते हैं, कैरेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेल से जो गैमेट आ रहा है, मेल से जो गैमेट आ रहा है, ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का सेल ही है, ठीक है, गैमेट सेल है, मेल और फीमेल के गैमेट सेल। इनके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और उस डीएनए के अंदर क्या, जीन, जीन के अंदर क्या, इन्फॉर्मेशन, किसको बनाने के, प्रोटीन, प्रोटीन क्या बनाते हैं, कैरेक्टर। और इस तरीके से क्या होता है, ये कैरेक्टर जो है जीन से रिलेट करके हम बता सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें हमें थोड़ी समझ में आएंगी, स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलुलर डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। ये बात समझ में आई कैसे है। अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वन पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ, जीन पे होती, ठीक है, या फिर वही पार्ट ऑफ डीएनए को ही क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब जो हम कैरेक्टर की बात बोल रहे हैं, कैरेक्टर को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वही प्रोटीन, तो वही हम क्या कह दे रहे हैं कि जो प्रोटीन को फॉर्म करने की इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे हाइट ऑफ अ प्लांट डिपेंड अपॉन ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल, ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन वगैरह क्या प्रोटीन के बने होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कौन कर रहा है, जीन ही कंट्रोल कर रहा है। और जीन इज द एफिशिएंट एंड मोर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड। क्या कि अगर जीन जो है, कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बना रहा है, मतलब कि उस कैरेक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उस कैरेक्टर की वजह से जो है कि वो कैरेक्टर हमें ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा बन रहा है तो वो क्या करेगा, हाइट को प्रमोट करेगा और हाइट हमें दिखेगी। ये बात समझ में आ रहा है। तो हाइट ऑफ अ प्लांट डिपेंड अपॉन ग्रोथ हार्मोन विच इन टर्न इज कंट्रोल बाय द जीन। तो ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जीन के द्वारा, ठीक है। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट, डीएनए में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, इफ द जीन गेट अल्टर्ड एंड लेस हार्मोन इज सिक्रेटेड देन द प्लांट विल रिमेन शॉर्ट, दस द जीन कंट्रोल द कैरेक्टर ऑफ ट्रेट। ये समझ में आ रहा है कि क्या है कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनेगा, ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसकी वजह से हाइट का कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम बन रहा है तो हाइट का कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कैसे जीन जो है एक्सप्रेस हो पा रहा है शॉर्टली, हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि जो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, नए इंडिविजुअल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस नए इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सेक्स को, ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म जो है मेल है या फीमेल है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इस कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। जो नए इंडिविजुअल का जो बॉर्न प्रोसेस है उसमें हम जो अगर उसके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं, दो तरह के नॉन जेनेटिक फैक्टर को हम बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर या इन्वायरमेंटल क्लूज, ठीक है। ये हमें कहाँ दिखता है, टर्टल, एलिगेटर और ये क्रोकोडाइल जो क्या करते हैं, टेम्परेचर, इनके जो एग हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर टेम्परेचर सही रहा, सुटेबल रहा, तो उसके हिसाब से ये मेल या फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो है क्लाइमेटिक फैक्टर पे हो गया कि जो एग था, एग को किस तरह का टेम्परेचर मिला और ये किस तरह के न्यू यंग वंस को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन जेनेटिक, यहाँ जेनेटिक पार्ट नहीं है, यहाँ जीन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। स्नेल्स वगैरह जो है ये अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन जेनेटिक या इन्वायरमेंटल क्लूज वगैरह है, ठीक है। और जेनेटिक जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है कि जीन से रिलेटेड यहाँ बात होती है, यहाँ क्या होता है, जीन से रिलेटेड बात होती है कि ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, पेरेंट्स से जीन इनहेरिट करते हैं और किस तरह के जीन आते हैं उससे रिलेटेड। तो हमारे पास पता है कि जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं दो तरह के होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, दो तरह के, ठीक है। और अगर एक्स और एक्स है तो ये हमारा जो न्यू यंग वंस होगा वो क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगी, और अगर एक्स और वाई है तो ये हमारा क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ रहा है। तो सेक्स डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है, पेरेंट्स जो है कि सेक्स क्रोमोजोम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, सेक्स क्रोमोजोम इनहेरिट करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर
मेल से हम बात करते हैं तो मेल के पास दो पैटर्न के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ से जब भी गैमेट बनेंगे तो यहाँ से दो तरह के गैमेट बनेंगे, एक एक्स गैमेट बनेगा और एक वाई। ठीक है। फीमेल के पास जो होता है, अक्सर फीमेल जो होती हैं वो एक्स और एक्स, तो यहाँ से जब भी गैमेट बनेगा तो यहाँ से क्या गैमेट बनेगा, एक्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मेल से अगर एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो फीमेल से अक्सर क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यू यंग वंस होगा ये गर्ल चाइल्ड होगी। ठीक है। अगर मेल से अगर वाई क्रोमोसोम आ रहा है और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पे जो है एक्स वाई, ये जो न्यू यंग वंस होगा ये बॉय। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में एक मिथ फैला हुआ है कि फीमेल जो होती है डिटरमाइन करती है यंग वंस के सेक्स को। तो ये गलत बात है कि मेल जो पार्टनर होता है ये डिसाइड करता है, क्योंकि मेल के पास दो, मतलब मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दो तरह के, एक्स और वाई होते हैं। अगर मेल पार्टनर जो है एक्स क्रोमोसोम अपने यहाँ से रिलीज, मतलब हाथ खुद खुद तो लोग नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ें क्या है कि मेल पार्ट से अगर एक्स क्रोमोसोम आ रहे हैं तो गर्ल चाइल्ड होगी, और अगर मेल से क्या आ रहा है, वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो बॉय चाइल्ड होगा। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कि इन ह्यूमन जीन इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। In human, sex of a child depend on a father or we can say the male gamete that fuse with the female gamete। ये बात समझ में आई। ह्यूमन पॉसेस 23 पेयर। ह्यूमन के पास कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, पेयर में होते हैं 23 पेयर होते हैं, जिसमें से एक पेयर जो होता है, एक पेयर होता है, ये क्या होता है, एक पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। अब ये तो या तो एक्स एक्स हो सकता है या तो एक्स वाई हो सकता है। अगर एक्स वाई है तो बॉय होगा या मेल होगा, और एक्स है तो ये गर्ल होगा। ठीक है। ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए जो है 23 पेयर क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक पेयर सेक्स ऑर्गन को डिटरमाइन करते हैं, और अगर एक्स और एक्स है तो गर्ल होगा और एक्स वाई है तो बॉय होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये वही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द एग सेल फ्यूज विथ स्पर्म रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब यहाँ से वही बात है जो हमने चीज़ों को डिटेल से बता दिया है, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद। हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो चुकी।